हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 10 यानी कि ब्रीथ को पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास और जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारा ब्रीथ है, तो सबसे पहले ब्रीथ का परिभाषा देखते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर किसी एक निश्चित बिंदु से इसके चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृति को ब्रीथ कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरियों पर बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृति को ब्रीथ कहते हैं। एक निश्चित बिंदु हो गया, इससे समान दूरी पर चारों ओर बिंदुओं के समुच्चय से जो आकृति बनेगा उसे कहेंगे ब्रीथ। बिंदुओं का समुच्चय कहने का मतलब कि कोई भी जब रेखा खींचा जाता है तो उस रेखा में अनंतों बिंदु होती है। इस अनंतों बिंदु से मिलकर वृत्त के चारों ओर जो भी आकृति बनेगा उसको कहा जाता है ब्रीथ। ये हो गया हमारा ब्रीथ। अब इसमें देखेंगे ब्रीथ की जीवा। आखिर ब्रीथ की जीवा किसे कहते हैं? ब्रीथ की जीवा, ब्रीथ को किसी दो भाग पर काटने वाली बिंदु जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो उसे जीवा कहते हैं। ब्रीथ को दो भागों पर काटने वाली कोई भी रेखा जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो इसे जीवा कहते हैं। ब्रीथ का कोई भी ब्रीथ हो गया, उस पर कोई एक रेखा लेंगे जो कि इस ब्रीथ को दो भागों पर काटता है और उस रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो उसे कहा जाता है जीवा। यानी कि PQ जो है वो जीवा है। PQ जो है वो जीवा है। अब देखते हैं व्यास का परिभाषा। आखिर व्यास किसको कहा जाता है? व्यास, तो ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। जैसे ये हो गया ब्रीथ, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया ब्रीथ और जो सबसे बड़ी जीवा होगा उसको कहा जाएगा व्यास। इसका नाम डाल लेते हैं AB। तो AB जो है इस ब्रीथ का व्यास है। या इस प्रकार से इसका परिभाषा हो सकता है कि ब्रीथ के त्रिज्या के दोगुने को उसका व्यास कहते हैं। किसी भी ब्रीथ के त्रिज्या के दोगुने भाग को व्यास कहते हैं। ब्रीथ हो गया, उसकी ये त्रिज्या यार हो गया, और इस त्रिज्या के जब दोगुना कर देंगे तो वो जो मान प्राप्त होगा वो व्यास के बराबर होगा। यानी कि ब्रीथ के त्रिज्या के दुगुने भाग को व्यास कहते हैं। तो अब यहाँ पर त्रिज्या का परिभाषा देख लेते हैं। त्रिज्या का परिभाषा हो जाएगा कि व्यास के आधे भाग को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। व्यास के आधे भाग को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे भी हो सकता है परिभाषा कि ब्रीथ के केंद्र और ब्रीथ के किसी भाग को मिलाने वाली रेखा को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। ब्रीथ के केंद्र और उस ब्रीथ के किसी भाग को मिलाने वाली एक रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ब्रीथ और उसका केंद्र हो गया, और ब्रीथ के किसी एक भाग को मिला देंगे तो उसको कहेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, जबकि व्यास को D से सूचित किया जाता है। तो व्यास बराबर हमारा सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, और त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा में 2। व्यास बटा में 2 क्योंकि जो हमारा त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है। तो ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ब्रीथ के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या के दुगुने भाग को क्या कहते हैं? व्यास। तो आगे देखते हैं चाप। चाप किसको कहा जाता है? तो ब्रीथ के किसी भी भाग को चाप कहा जाता है। ब्रीथ का कोई भी भाग हो जाएगा उसको कहेंगे चाप। यानी कि ब्रीथ के किसी भी भाग को चाप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया AB, यहाँ पर मान लेते हैं P, ये हो गया APB जो है ये चाप है।
वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। तो ये वृत्त हो गया, इसका एक भाग APB है तो एक चाप हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो छोटा चाप होता है उसको कहते हैं लघु चाप, और जो इधर का बड़ा चाप हो जाएगा, अगर यहाँ पर Q मान लेते हैं, ये हो जाएगा दीर्घ चाप। APB जो है वो लघु चाप है। चाप को दर्शाने के लिए ऊपर ऐसे बना दिया जाता है चंद्रमा के जैसा। और AQB जो है, AQB वो दीर्घ चाप है। AQB जो है वो दीर्घ चाप है। तो वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। अब देखते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त के एकदम मध्य भाग में स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के मध्य भाग में स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी कि वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो जाएगा O। वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा O। अब आगे देखते हैं हम लोग वृत्तखंड। वृत्तखंड वृत्त की जीवा और उससे घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की जीवा और उस जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये जीवा हो गया AB, और इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कहलाता है वृत्तखंड। वृत्त की जीवा और उस जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि जीवा से ऊपर भी घिरा हुआ है, नीचे भी घिरा हुआ है। तो ऊपर छोटा सा भाग है तो इसको कहा जाता है लघु वृत्तखंड, और नीचे बड़ा सा भाग है तो इसको कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि छोटे से वृत्तखंड को छोटे वृत्तखंड है, जो बड़ा दिखाई देगा उसको कहेंगे बड़े वृत्तखंड। तो वृत्त के जीवा और उस जीवा से घिरे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। अब आगे देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का परिभाषा हो जाएगा, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। इतना परिभाषा बता रहे हैं उस सबको अगर आप चाहोगे तो पॉज करके वीडियो को नोट्स कर सकते हो, या पूरा डिटेल से जानना होगा तो चैनल के पेज पर जाकर चैप्टर 10 को निकाल कर वहां पे देख सकते हो, क्योंकि उसमें डिटेल से सबका परिभाषा बताया गया है। त्रिज्यखंड का परिभाषा हो जाएगा, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो को त्रिज्या हो गया ये वाला, और इससे जो क्षेत्र घिर गया है वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। अब ध्यान देंगे कि ऊपर वाला भी भाग, एगो त्रिज्या दो त्रिज्या, ऊपर वाला भी भाग त्रिज्यों से ही घिरा हुआ है, लेकिन वो बड़ा भाग हो गया है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। जो छोटा है लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा है उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटा भाग है उसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आगे देखते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्तों का समूह, सकेंद्रीय वृत्त का परिभाषा हो जाएगा, ऐसे वृत्तों का समूह जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्तों का समूह, वृत्तों कहने का मतलब कि एक से ज्यादा वृत्त होना चाहिए। ऐसे वृत्तों का समूह जिसका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जैसे एगो ही वृत्त हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इस सबका वृत्त, सबका केंद्र एक ही है ओ, इसीलिए इसको कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त। चलिए अब आगे देखते हैं वलय। वलय तो सकेंद्रीय वृत्तों में, सकेंद्रीय वृत्तों में सकेंद्रीय वृत्त मान लेते हैं, एक छोटा हो गया और एक हो गया बड़ा। सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं वलय। सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच के भाग को वलय कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच वाले भाग को वलय कहा जाता है।
अब देखते हैं परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि। इसको मिटा देते हैं। परिधि, वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त हो गया, यहाँ से चलते 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 पुनः जब वहीं पर लौट आएंगे तो इसको कहेंगे वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि के लिए सूत्र हो जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि के लिए सूत्र हो जाएगा 2πr। अब आगे देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। शीर्ष कहने का मतलब उसका जो कोण बनता है चतुर्भुज में वो। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण सी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, और कोण बी और कोण डी जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। कोण बी और कोण डी का मान हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर वलय का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वलय का क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है। तथा वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि आधा वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त को इसको कहते हैं, तो वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे वृत्त हो गया, ये आधा भाग हो गया, इसको ऐसे काट देंगे तो ये बन जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछ दिया कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त के चौथे भाग को, वृत्त के चौथे भाग का, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे ये 4 को भाग बना हुआ है, चारों में से अगर 3 को भाग खत्म हो जाता है तो ये कहलाएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसी तरह से अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र हो जाएगा, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब बटा में 2 कर लेंगे क्योंकि अर्धवृत्त की निकालना है, तो बटा में 2 कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल कितना, पाई आर। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई आर। या एक और सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई प्लस 2 इंटू आर। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं, जैसे कि आ गया छेदक रेखा। छेदक रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये ए मान लेते हैं और ये बी, वृत्त को 2 बिंदु पी और क्यू पर मान लीजिए काट रहा है, तो ऐसे रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काट देंगे तो उसे कहेंगे छेदक रेखा। तो ऑब्जेक्टिव में देगा कि छेदक रेखा वृत्त को कितने भागों में काटते हैं, तो 2 बिंदुओं पर काटते हैं। उसी तरह से आ गया प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, उसी तरह से आ गया स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा। तो वृत्त को एक बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को एक बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, या वृत्त को एक बिंदु पर छूने वाली यानी कि स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को एक बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, तो एक बिंदु पर काटती है, जबकि छेदक रेखा 2 बिंदु पर काटती है। अब एक और बात ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर अगर खींच दिया जाएगा तो वो लंब बना लेगी। यानी कि अगर ये ए और बी है और ये अगर पी है तो ओ पी लंब हो जाएगा ए बी। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंब होती है। फिर एक और बात याद रखना है कि अगर कोई जीवा पर लंब खींची जाती है, अगर कोई जीवा दे दिया गया है, केंद्र से अगर इस पे लंब खींचा जाएगा तो ये लंब इस जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। कोई जीवा दिया गया है, उस जीवा पर केंद्र से होकर कोई लंब खींचा जाए तो यह लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसी भी जीवा पर केंद्र से खींची गई लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसे ये हमारा हो गया केंद्र, और वहां से एक हम लोग लंब डाल दिए ओपी। किस पे लंब डाले हैं, तो जीवा ए बी पर। तो ये लंब ओपी इस जीवा ए बी को 2 बराबर भागों में यानी कि आधा आधा भागों में बांट देगी। फिर आगे देखते हैं तो एक प्रमेय हमारा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु कहने का मतलब कि एक बाहरी बिंदु। एक बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। यानी कि पी ए बराबर पी बी। है बाहरी बिंदु हो गया। इस बाहरी बिंदु से जब भी वृत्त पर रेखा खींचेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। और इस स्पर्श रेखा से अगर केंद्र पर मिला देंगे, इस तरह से केंद्र को अगर मिला देंगे तो यहाँ पर लंब बन जाएगा, जो कि यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा पर अगर स्पर्श रेखा है, अगर केंद्र से उस स्पर्श रेखा को मिलाया जाए जहाँ पर वो स्पर्श कर रहा है स्पर्श बिंदु पर, तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इतना याद रखना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। फिर एक और याद रखना है कि स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है जहां पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है जब उसको केंद्र से मिला दिया जाए। तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि वृत्त से अनंतों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई वृत्त दिया गया है, इससे अगर चाहेंगे तो अनंतों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त से अनंतों स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंतों स्पर्श रेखा। उसी तरह से आ जाएगा हमारा कि एक वृत्त से 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त से 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
एक वृत्त से कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं स्पर्श रेखा? तो 2 गो। समांतर भी होना चाहिए और वृत्त पर स्पर्श भी करता हो। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर काटता है वृत्त पे? एक बिंदु पर। जहां पर काटता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। यानी कि स्पर्श रेखा वृत्त से जहां पर मिलती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त पर जहां पर मिलती है, जहां पर एक बार काटती है, उसी बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। और जो वृत्त पर हम लोग समांतर रेखा जब भी खींचना चाहेंगे तो केवल 2 ही समांतर रेखा खींच सकते हैं, जो कि समांतर भी हो और स्पर्श भी कर रहा हो, यानी कि एक बिंदु पर मिलते भी जा रहा हो। वृत्त की समान जीवाएं, ध्यान रखना है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त की जो समान जीवा होती है, समान कहने का मतलब बराबर, केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त की समान जीवाएं, ये जीवा हो गया ये वाला और ये वाला, तो वृत्त की जब बराबर 2 गो जीवा रहेगा वो केंद्र पर हमेशा बराबर कोण बनाएगा और वो केंद्र से बराबर दूरी पर भी स्थित होगा। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है और केंद्र से बराबर दूरी पर भी स्थित होती है। कहने का मतलब है कि इसके और इसके बीच की दूरी जितना भी होगा, ये वाला और ये वाला दूरी, वो बराबर होगा। तो याद रखना है कि वृत्त की जीवाएं वो भी अगर बराबर हो, यानी कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है और वो केंद्र से बराबर दूरी पर भी स्थित होती है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि अगर वृत्त की जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र से कितने दूरी पर होगी? दोनों, तो दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। या ऐसे कहेगा कि अगर दो जीवा वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित है तो उन दोनों जीवाओं की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी, कम बेसी होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है कि बराबर पर टिक मार लेना है, क्योंकि अगर केंद्र से कोई भी 2 गो जीवा जो है बराबर दूरी पर है तो इनकी लंबाइयां जो होगा वो बराबर होगा। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने 2 कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में 2 कोण बने हुए हमेशा बराबर होते हैं। ये वृत्तखंड हो गया, यानी कि वृत्त का एक भाग, उसमें 2 गो कोण जो बनेगा वो हमेशा बराबर होगा। 2 या 2 से अधिक भी कोण हो सकता है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान जो होता है वो बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान बराबर होता है। ये वाला कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो याद रखना है कि एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण होते हैं वो सब बराबर होते हैं। इसी तरह से ये पॉइंट याद रखना है कि अर्धवृत्त में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। अर्धवृत्त में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बने कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। यदि 2 वृत्त एक ही बिंदु पर स्पर्श करें तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो 2 वृत्त जो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हो तो इनका एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है। जैसे एगो वृत्त ये हो गया और ये हो गया, दोनों एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है। चलिए कुछ और थ्योरी देखते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी दूसरे भाग में बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दोगुना होता है। क्या कहा गया है
कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के ये चाप हो गया ये वाला, जैसे यहाँ पे ए रख लेते हैं, इसको पी रख लेते हैं, और ये हो गया बी, तो ए पी बी। तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि जो ये कोण बन रहा है बना कोण, इसी चाप द्वारा वृत्त के दूसरे भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये पॉइंट्स याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें अगर हम लोग इसका नाम डाल लेते हैं, सी डाल लेते हैं, तो हो जाएगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर इसके दुगना होगा, यानी कि 2 कोण ए सी बी। ए सी बी को अगर दोगुना कर देंगे तब इसके बराबर आएगा, यानी कि ए ओ बी जो है वो दोगुना है। तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। जितने भी पीछे थ्योरी बताए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर सकते हो। जितने भी थ्योरी बताए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को बैक करके उसको पुनः नोट्स बना सकते हो। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी का मान निकालें। ए ओ बी का मान निकालें, जबकि यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया गया है। तो पीछे एक पर में बताए हैं कि जो चाप होता है केंद्र पर जो कोण बनाता है, और वही चाप अगर किसी वृत्त के दूसरे भाग पर कोण बनाएगा उसका ये दोगुना होता है केंद्र पर बना कोण। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो किसी दूसरे भाग पर बने कोण के दोगुने होते हैं किसी एक चाप द्वारा। तो चाप ये हमारा ए बी है और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण इस कोण के दोगुना होगा, यानी कि 40 गुना का 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। आकृति पहले बना लेते हैं। एक वृत्त कहा गया है तो वृत्त बना लेंगे जिसकी त्रिज्या जो दिया गया है 17 cm दिया गया है, ये दे दिया गया 17 cm, तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। लंबवत दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है एक जीवा पर। ये हो गया जीवा, वृत्त को 2 भागों पर काटता है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वृत्त पर होता है। इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो गया ओ और ये हो गया पी। कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। जीवा हो गया जिसके केंद्र से लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर यानी कि 90 डिग्री पे। तो बोला गया है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी, यानी कि ए बी की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज बन गया है तो पी से यानी कि यहाँ 90 डिग्री है तो ओ ए जो है वो कर्ण बन गया है। ये लंब बन गया, नीचे निकालेंगे आधार, यानी कि ए पी बराबर, यानी कि आधार बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो गया 17, 17 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब हो गया 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वो भी रूट में। तो इस तरह से कर लेंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, घटा लेंगे इसमें तो बचेगा 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एपी का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जीवा निकाल लेंगे। जीवा यानी कि ए बी, क्योंकि हमें जीवा का मान निकालना है तो जीवा ये पूरा ए बी है। तो ये ए बी जो होता है इस ए पी के दोगुना होगा, जो कि पीछे पर में भी बता चुके हैं। ये हो गया 15 गुणे 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। पीछे पर में बताए हैं कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाता है तो ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर होता है। जितना इधर है उतना इधर भी होगा, यानी कि इधर आया है कितना तो 15, तो इधर 15 होगा तो 2 से गुणा कर लिए, 15 दूना का 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसी प्रश्न के नीचे बना लेते हैं। दिया गया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। 2 सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है तो
सकेंद्रीय कहने का मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो 2 गो वृत्त दिया गया है जिनमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है इसका मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और 3 सेंटीमीटर है यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये बड़े वृत्त का हो गया और ये 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है? बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त, ये जीवा हो गया ए बी, अब यहाँ पी पर स्पर्श कर रहा है छोटा वृत्त से। बोला गया है कि एक सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय कहने का मतलब केंद्र एक हो गया। सकेंद्रीय वृत्त में 2 गो त्रिज्या दे दिया गया है 5 और 3, तो बड़का के लिए 5 हो गया, छोटा के लिए 3 हो गया। तो इसमें कहा गया है कि बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा 2 वृत्त पर जो कि काट देता है, 2 वृत्तों को 2 बिंदु पर काटता है और उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वृत्ते पर स्थित रहता है। तो इस ए बी का मान निकालना है, और ये भी ए बी ऐसा है कि जो पी से स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो जब स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि पीछे इसके लिए भी प्रमेय बताए हैं कि स्पर्श रेखा केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा के लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा यहाँ पे लंब होगा। ये बन गया कर्ण। इसमें भी हमको निकाल लेना है इसी के जैसा ए पी का मान, यानी कि 6 ए पी निकालेंगे। ए पी आधार हो गया हमारा, तो आधार बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब 3 है, कर्ण 5 है। यह जगह 25 माइनस 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर। अभी ए पी निकला है, लेकिन हमको जीवा की लंबाई निकालना है, बड़े वृत्त की जीवा यानी कि ए बी की। तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ए पी का 2 गुना ए बी होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर देखेंगे तीसरा में क्या कहा गया है कि एक बिंदु Q से, तो पहले नंबर बना लेते हैं एक बिंदु Q, ये मान लेते हैं Q हो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एगो वृत्त कहीं पर है जहां से इस वृत्त पर से इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो रहा है वो 24 सेंटीमीटर है, ये Q है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये कितना दूरी पर है? 24 सेंटीमीटर पर। और केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान से देखिए, आकृति बनाना ही सबसे मेन बड़ी बात है। किसी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छूती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ये वाला होगा। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, इसको मान लीजिए कि P रख लेते हैं, ये हो गया O, यानी कि OP निकालना है। तीसरा नंबर में OP क्या हो गया? त्रिज्या। ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्पर्श करेगा अगर वहाँ से अगर केंद्र को मिला देंगे तो 90 डिग्री कोण बन गया, मतलब ये कर्ण हो गया। 90 के सामने कर्ण हो गया, नीचे आधार हो गया, जो खड़ा है वो लंब हो गया। तो लंब निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 25, 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। 25 का हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे 576, घटाएंगे तो बचेगा 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही है। अगला देखेंगे तो आकृति में कोण PTQ क्या होगा। इस आकृति में बोला गया है कि PTQ क्या होगा, यानी कि ये वाला मान निकालना है। तो ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT स्पर्श कर रहा है एक जगह पे, और उसी तरह से QT भी स्पर्श कर रहा है। जब स्पर्श करेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण हो जाएगा? 90 और T का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हो गया 90 प्लस यहाँ हो गया 110 और प्लस हो गया यहाँ पर फिर 90, हमें PTQ का निकालना है। कोण PTQ बराबर व्हाट?
तो अब जानते हैं हम लोग कि ये आकृति POQT जो है वो एक चतुर्भुज का आकृति बना रही है। POQT जो है वो चतुर्भुज बन जा रहा है। तो इस कोण को इस कोण को इस कोण को और चारों को जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 360 डिग्री का। अब इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 110 और 90 जोड़ेंगे तो 200, यानी कि 290 डिग्री। अब प्लस कोण PTQ बराबर 360। इसमें कोण PTQ का मान निकाल लेते हैं तो 360 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 290 डिग्री, तो घटा लेंगे तो बचेगा 70 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर इसके लिए हो गया बी। ऑप्शन बी इसके लिए सही है। तो चलिए अब लास्ट इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि यदि एक वृत्त बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो ऊपर यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त बिंदु P से O केंद्र वाले, यहाँ पर बना देते हैं, एक वृत्त हो गया, बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त है, यानी कि केंद्र को O मान लेते हैं। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA हो गया और ये हो गया PB, A और ये हो गया B। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये 80 डिग्री का कोण हो गया। तो POA का मान ज्ञात करना है। POA का मान निकालना है, यानी कि यहाँ बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर से ध्यान से समझिए, आकृति बनाने के लिए बोला गया है कि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA और PB है। ये हमारा PA है और ये हो गया PB, जो कि स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो POA का मान निकालना है। POA का मान निकालना है। तो ध्यान रखना है कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या होता है। तो स्पर्श रेखा जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा वो आपस में लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर। अब जो ये हम लोग खींचे हैं OP रेखा, ये 80 डिग्री का पूरा कोण था। यहाँ पे P जो था, P पूरा जो है वो 80 डिग्री का कोण है, लेकिन अब बीचों बीच ये रेखा जा रही है, इसको 40 डिग्री में बांट देगी। ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जहाँ पे झुकी रहती है वहाँ से अगर केंद्रक को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए तो वो झुकी हुई कोण को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। स्पर्श रेखा जहाँ पर झुककर कोई कोण बना रही है वहाँ से अगर केंद्रक को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे तो झुकी हुई कोण आधा आधा बट जाती है, यानी कि 80 डिग्री है तो ये 40 में बट जाएगी। अब त्रिभुज हम लोग चलेंगे AOP में। AOP में आ गया यहाँ पर 40 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर 90 डिग्री हाईवे किया है। अब POA का मान निकालना है। कोण POA बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है त्रिभुज बन रहा है। POA में चलेंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री। अब ध्यान रखना है 80 मत लिख लेना है, क्योंकि 80 पूरा के लिए है, अथवा उधर अथवा नीचे के लिए। 40 प्लस यहाँ पर 90, ये हमको निकालना है। POA का मान निकालना था। तब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 130 प्लस कोण POA बराबर 180। यहाँ पर कोण POA का मान निकाल लेंगे तो 180 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में घटाएंगे तो 50 डिग्री, यानी कि POA होए 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।